हम बात करें ध्यान से, बोलेगी भैया इसके अंदर मेटल की ये क्या है, खान है, आयरन की खान है, गोल्ड की खान है, गोल्ड समझती है, सोने की खान है। तो सोने की खान का मतलब क्या है कि हम वहाँ जाएंगे, दरवाजा बोलेंगे खुल जा, सेम दरवाजा खुलेगा, वहाँ ब्रिक्स ऑफ गोल्ड पड़ी हुई होंगी, 1-1 किलो की जेब में डाल के उठा के ले आएंगे? नहीं, फिर कैसे होता है? एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब क्या होता है इसका? और क्या होता है? स्टोन्स के अंदर क्या होता है? मिक्स होता है। ठीक है, देख डिपेंड करता है आप कौन से मेटल को लेने गए हो। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट करने गए हो, निकालने गए हो, जो कि बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है, तो वो सिंप्लीफाइड एक मोड में बैठा हुआ होगा, जाओ उसको फूक मारो, ठीक है, थोड़ा निराव दिलाओ। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड जो है गैंग्यू पार्टिकल बहुत मिट्टी रॉक पार्टिकल के साथ होता है, अर्दन पार्टिकल के साथ होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा पानी के अंदर ले जाके उसको फाइन पार्टिकल से उसके निकाल देते हैं, और जो अपने को मोटे मोटे गोल्ड के पार्टिकल मिलते हैं उसको ऐसे ऐसे करके छान के पिघलने के लिए भेज देते हैं, फिर ब्रिक बन जाती है उसकी। ठीक है, फिर आप लोगों के पास मिलती है, ऑर्नामेंट बनते हैं, तो काम तब होता है। ये तो होगी गोल्ड की। लेकिन जिस जगह में ये गोल्ड हमें मिलता है, देख गोल्ड तो पानी में भी है, गोल्ड पानी में भी है, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो रही है वो पानी के अंदर जो ऐसे ऐसे कर रहा है उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ गोल्ड निकल गया। ठीक है, तो मुझे अगर सोने की खान लेनी है, माइनिंग करने के लिए माइन लेनी है मुझे, तो मुझे गवर्नमेंट से टेंडर लेना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। लेकिन पानी तो सबके लिए खुला है, तो कल को मैं जाके वहाँ उस पानी में से निकाल लाता हूँ गोल्ड सारा। इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल तो है, वी कैन डू दैट। लेकिन क्या वो गोल्ड निकालना सस्ता पड़ेगा? आज की डेट में अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड चाहिए, दैट इज वर्थ ₹5,600 समथिंग, दैट इज फॉर 1 ग्राम ओनली। और अगर मैं उस पानी में से 1 ग्राम गोल्ड निकाल रहा हूँ, उसकी मुझे निकालने की कॉस्ट पड़ रही है 7,800, तो क्या मुझे उस पानी में से गोल्ड निकालना चाहिए? नहीं निकालना चाहिए। लेकिन क्या पानी में गोल्ड है उस वाले जहाँ पे एक्सट्रैक्शन होती है, जहाँ पे वो लोग धोने जाते हैं रिवर में? हाँ है, तो सही। तो हम लोगों के पास 2 आती हैं स्टेटमेंट्स, एक होती है मिनरल और एक होती है ओर। तो मिनरल क्या होता है और ओर क्या होता है? मिनरल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोगों को मेटल मिल सकता है। ठीक है, मतलब कहते हैं वहाँ संभावना है वो मेटल मिल जाए, उसे बोलते हैं मिनरल। लेकिन वो मेटल निकालते समय, ठीक है, हम लोगों को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी उसकी नहीं है। अगर तो प्रॉफिट हो रहा है तब उस मिनरल को, क्या उस जगह को हम मिनरल को बोलेंगे ओर, भैया प्रॉफिट हो रहा है तो ये सोने की खान है, इसे बोलेंगे गोल्ड ओर। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हम उसको मिनरल ही बोलेंगे। तो मिनरल क्या है? एक ऐसी जगह जिसके अंदर से सामान निकल रहा है, अगर तो वो प्रॉफिटेबिलिटी से निकलेगा, प्रॉफिट देगा मुझे। मान ले 1 ग्राम जो है 2,000 रुपीज़ के अंदर मैं निकाल दूँ, 3,000 रुपीज़ का अंदर निकाल दूँ, ठीक है, तो मुझे 2,600 रुपीज़ का क्या है, बेनिफिट है, तो प्रॉफिट है ना। तो इसका मतलब इट विल बिकम एन ओर। क्लियर है? और ऐसा कब होगा? जब वहाँ पे गोल्ड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट गोल्ड, इट्स ऑल अबाउट ऑल द मेटल। बट द थिंग इज गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो अनरिएक्टिव वे में रहता है, या बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है किसी से। अदरवाइज जो मेटल होते हैं वो किसी न किसी के साथ ऑलरेडी रिएक्ट होकर बैठे हुए होते हैं। हम जिंक की बात करें तो जिंक भी कुछ ना कुछ रिएक्ट होकर बैठा हुआ होगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी रिएक्टेड होगा। सिल्वर की बात करें वो भी थोड़ा बहुत रिएक्टेड होगा। सोडियम की बात करनी ही बेकार है क्योंकि वो रिएक्टेड फॉर्म में ही मिलेगा आप लोगों को। सोडियम जितना चाहिए उतना मिल सकता है, लेकिन वो कंबाइंड फॉर्म में है। ठीक है, जैसे हम लोग सी में जाते हैं तो सी में जितना तेरे को चाहिए निकाल ले, NaCl है। बट द थिंग इज आपको उन दोनों को अलग करना पड़ेगा। Na जैसे Cl से अलग होगा बन गया Na। अब उसको अलग निकलने का प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। आई बात समझ? सोल्ट की कोई कमी है? नमक कितने रुपए किलो आता है? 19 रुपये किलो आता है, अच्छी क्वालिटी का। लोकल ले लो 10-12 रुपये किलो आएगा। मतलब सॉल्ट तो महंगा नहीं है, तो सोडियम निकालना महंगा है फिर? हाँ वो महंगा है, क्योंकि उसके अंदर से सोडियम एक्सट्रैक्ट करना इज लिटिल एक्सपेंसिव। ठीक है, आएगा समझ? वो 19-20 रुपये किलो नहीं मिलेगा, मिलेगा थोड़ा सा वो महंगा ही मिलेगा। अच्छा, तो मतलब हमारे पास मेटल्स तो हैं, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको कैसे निकालना है, वो हम लोग इस चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। देख, इस चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अभी भी हम जब एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग हाई रिएक्टिव मेटल के बारे में बात करेंगे कि हाई रिएक्टिव मेटल किस फॉर्म में होते हैं और उनको
निकालेंगे, अगर हम लोग अलग करेंगे जो कंबाइंड फॉर्म में है वो लोग, उनको अलग करने के लिए हमें कौन सा केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा। आई बात समझ? तो आओ देखते हैं सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन होता होगा? तो पोटेशियम अंकल कौन है फिर? नहीं पहले सोच के बता। पोटेशियम, देख पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, या एल्यूमिनियम भी समटाइम, जो हम लोग मानते हैं हाँ दीज आर सम हाई रिएक्टिव मेटल्स। इसके बाद जैसे नीचे नीचे आते हैं लाइक आयरन, टिन, लेड, ये हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ज़्यादा हाईली रिएक्टिव भी नहीं होते और लो रिएक्टिव भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये सब कौन है? लीस्ट रिएक्टिव है। तो जब मैं बोलूँ हाई रिएक्टिव तो तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलूँ मॉडरेट रिएक्टिव तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लीस्ट रिएक्टिव यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द हाई रिएक्टिव मेटल्स। तो हाई रिएक्टिव मेटल्स कौन है? पोटेशियम एंड सोडियम। तो इनको हम लोग करना क्या है? इनको बाहर निकालना है। जिस फॉर्म में भी ये बैठे हुए हैं उस फॉर्म से इनको क्या करना है? बाहर निकालना है। बाहर निकालेंगे कैसे? पहले वो देखते हैं। बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते क्या हैं वो भी देखते हैं। पहले कहते हैं टॉपिक है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब कि बाहर निकालना। कह रहा है टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। कह रहा है मेटल को बाहर निकालना है जिस जगह में से मेटल प्रॉफिटेबिलिटी से बाहर आए। ये नहीं है 5,600 रुपये का मार्केट में गोल्ड मिल रहा है और आप उसको निकालने में 10,000 रुपये लगा रहे हो, तो प्लीज़ मत निकालना, ठीक है? अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो आप। टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर हम उसकी ओर में से उस मेटल को बाहर निकालें उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। अब कहते हैं तो वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन। कह रहा बहुत सारे भी प्रोसेस आप लोगों को मैंने बताने हैं, तो उन प्रोसेसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्या कहता है? द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको फटाफट से लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने बात करनी है किसकी? मेटलर्जी। मेटलर्जी होता क्या है, ठीक है? कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब कि मेटल को बाहर निकालना फ्रॉम देयर ओर्स। एंड ओर्स क्या होता है? ओर्स अभी जो 2 मिनट पहले मैंने बात करी थी, ये एक ऐसी जगह जहां से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल माना जाए उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है? हिंदी में उसको हम खान भी बोल देते हैं, ठीक है? शाहरुख खान नहीं, नॉर्मल खान, हाँ सलमान खान। एंड रिफाइनिंग, उसको रिफाइन भी करना, उसको निकालना भी है। ये नहीं खाली निकाल के छोड़ दो। अगर निकाल दोगे तो उसको एक्सट्रैक्शन बोलेंगे, निकालने के बाद उसको रिफाइन भी करोगे, साफ सुथरा भी करोगे, रिफाइन भी करोगे, मतलब वो यूजेबल प्रॉपर्टी में ही पहुंच सके अपनी एकदम कह सकते हैं। मैं सोडियम निकालने गया तो सोडियम मेरे हाथ में होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। अब जब हम लोग उसको निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके अंदर गंदगी होगी, सैंड होगी, ठीक है ना? रॉकी मटेरियल होगा। रॉकी भाई नहीं होगा, रॉकी मटेरियल होगा। नहीं तू तो बोल सकता है, अभी खान की बात कर रहा था। सैंड हो सकता है, रॉकी मटेरियल हो सकता है, अर्थ पार्टिकल हो सकता है, ऑब्वियसली जो अर्थ के अंदर पार्टिकल वो होगा यहाँ पे। माइका, लाइमस्टोन, ये सब चीजें वहाँ पे देखने को मिलती है जो अर्थ के अंदर, वो सब चीजें वहाँ पे होने की चांसेस हैं। ये देखा मिक्का नहीं है ये। कह रहा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंगियो पार्टिकल। ये वो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं जो हमें चाहिए ही नहीं अपनी चीज, ठीक है? तो जैसे ही मेटलर्जी हम करते हैं, मेटलर्जी ये एक छोटा सा प्रोसेस इसको भी अलग करने वाला होता है। पहले मैंने सामान को बाहर निकाला, उसमें से गैंगियो पार्टिकल को अलग किया, उसके बाद उसको रिफाइनिंग के लिए भेजेंगे। बात समझ नहीं आई तो सारे सैंड, सारे रॉकी मटेरियल जितने भी उस पे लगे वो सारे गैंग। हाँ, उन सबको एक चीज बोल दिया बस, ठीक है? जो भी गंदगी उसके साथ लगी हुई है उसको हम गैंगियो पार्टिकल बोलते हैं। इज इट क्लियर? मान ले खान है, उस मतलब ओर है, ओर में से मैंने सामान बाहर निकाला, उसे बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के बाद ये सब सामान उसके अंदर होगा, उसको मैंने अलग किया, गैंगियो पार्टिकल को अलग किया, उसके बाद उसको रिफाइनिंग के लिए भेजा। आई बात समझ? अगर मैं अभी सी वाटर निकालूं तो उसके अंदर सी वाटर के अंदर खाली H2O और NaCl नहीं होगा। अभी आप रिफाइनिंग समझे नहीं ना, आपको पता नहीं है रिफाइनिंग होता क्या है। जब समझ आएगी तब बात करेंगे, ठीक है? अब बात क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल देते हैं। अगर मैं बात करूं सी वाटर का,
तो सी वाटर में खाली H2O और NaCl थोड़ा होता है, वहाँ फिशेज रह रही हैं, ठीक है, तो बस समझ जाओ बात को, है ना, जहाँ रहेंगी वहाँ गंदगी होगी। अब वहाँ पे प्लांट भी तो होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, तो एनिमल्स होंगे तो प्लांट भी होने जरूरी है, तभी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनेगा। तो अगर जो प्लांट है तो प्लांट के भी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, डेड प्लांट्स भी तो होंगे, डेड प्लांट्स के सेल्स भी होंगे, ठीक है, और कुछ वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। आपने अमीबा का नाम सुना है, वो यहाँ नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसके जैसे भाई बंधु यहाँ तुम्हें देखने को मिल सकते। सी की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग प्रोसेस रहता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो उन सब चीज़ों को अलग करो, उसके अंदर सैंड भी तो होगी, सी वाटर में सैंड नहीं होगी, होगी, उसको भी अलग करो। फिर जब अलग करने के बाद तुम्हारे पास NaCl आ जाएगा, जब आप NaCl को अलग करोगे उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। आई समझ? और NaCl को अलग कैसे करते हैं जरा वो भी समझ लेते हैं। लिखो बराबर, यस, हाँ, नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस, इवेपोरेशन से बेटा NaCl निकल के आएगा पानी में से। मैंने Na अलग करना है NaCl में से। अगर वाटर में से, मतलब सॉल्ट वाटर में से NaCl निकालना तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन, बिल्कुल पानी अलग कर लेना, पहले इवेपोरेशन कर ले, इवेपोरेट करने के बाद NaCl बना। NaCl के बाद NaCl को मोल्टन स्टेट में ले ले, पिघला हुआ ले ले, ठीक है, मोल्टन स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर, उसके बाद Na+Cl2 आपको मिल जाएगा। आई बात समझ? Na जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किसके पास होगा? पॉजिटिव वाले के पास, पॉजिटिव किसके पास होगा? नेगेटिव वाले के पास, ठीक है। और अगर आप मुझे एक सेकंड के लिए बात बताओ, चलो अब होता क्या है जब NaCl, मोल्टन NaCl पता है क्या होता है जुगाड़? जो मेल्टेड होता है, ठीक है, उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो Na और Cl2 अलग अलग हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है वो उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन बात ये है जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस दिखता कैसे है? ऐसे सा दिखता है, यहाँ पे एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, Na जो है वो कैटायन है, किसके पास जाएगा? कैथोड के पास। क्लोरीन क्या है? एक एनायन है, इसके पास जाएगा एनोड के पास। ऐसा क्यों? क्योंकि भव्या क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो जाएगा पॉजिटिव नोड के पास, और कैटायन मतलब जो सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो जाएगा नेगेटिव नोड के पास। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, ऐसे करके हम लोग हाई रिएक्टिव मेटल्स की इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवा के, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे हम प्रोसेस को बोलते हैं, क्या होता है? रिफाइनिंग करते हैं। सोडियम अलग हो गया, ठीक है, इस रिफाइनिंग को हम लोग फिर भी कंपैरेटिवली, अब बात क्या कर रहे हैं हम लोग कि अगर ऐसा ही एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, लाइक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म में बैठा हुआ होता है, ठीक है, Al2O3, ठीक है, Al2, हाँ एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव में आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कि बहुत नॉर्मल होता है। अब हम अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग। वंस अगेन ये किस पे जाएगा? कैटायन है कैथोड के पास, ये एनायन है एनोड के पास, सिंपल है। आगे चले अंकल। लेकिन जो आता है ना मजा, वो आता है मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब इनके लिए आपको दो स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी, उन स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ, फटाफट कॉपी करो। बेटा देखो, जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे रिफाइन करते हैं? वो दो टाइप से होते हैं, एक तो वो होते हैं जो कार्बोनेटेड फॉर्म में होते हैं, और एक वो होते हैं जो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। वी कॉल इट सल्फाइड, IDE वाला सल्फाइड, ठीक है। अब लिखना बंद कर दो बेटा, बस बहुत हो गया। कार्बोनेटेड ऐसा सब्सटेंस जो कार्बोनेटेड फॉर्म में है, ठीक है, उसको अलग कैसे करते हैं ध्यान से समझना। कह रहा है कैल्सिनेशन एक प्रोसेस का नाम है, होता क्या वो समझते हैं। कह रहा है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बोनेटेड ओर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेकिन बात ध्यान रहे उसमें एयर नहीं होनी चाहिए। बेटा ऑक्सीजन
जलने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये एक बीकर है, इसको मैंने एयर टाइट कर दिया, वैक्यूम से पूरी पूरी इसकी एयर निकाल दी और इसके अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक एक ही चीज़ भरी है, दैट इज ZnCO3। बेटा यहाँ जो मेरा गैस स्टोव है इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अच्छा, ऊपर वाले को ऑक्सीजन का क्या लेना देना, ऑक्सीजन की जरूरत यहाँ है कि जो मेरे ब्यूटेन मतलब मेरी एलपीजी के साथ ऑक्सीजन मिक्स होके बर्निंग होगी वो, बस ऑक्सीजन ऊपर वाले को नहीं चाहिए, उसको तो देना भी मत। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम लोग, इन द एब्सेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन, हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। और अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड। इसी का एकदम सिमिलर बट थोड़े चेंजेस के साथ है अपना रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग सुनने से बड़ा अच्छा सा लगता है ना, चिकन रोस्ट कर दिया हुआ है ना, आलू रोस्ट करके खा रहे हैं। ऊपर देखो, अब रोस्टिंग का मतलब क्या है, वो वाला रोस्टिंग नहीं है। क्या रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सल्फाइड और आती है। कौन सी और आती है, सल्फाइड और आती है। ठीक है, फालतू नहीं बोला। और आगे स्ट्रांगली हीटेड, कैसी हीट होती है, स्ट्रांगली हम हीट करते हैं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको लर्न करने का एक तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। देख, ऊपर वाले में ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो उसमें डालने की जरूरत नहीं है, इस वाले में ऑक्सीजन नहीं होता इसलिए डाल देना। सिंपल तरीका है, मतलब उतना लॉजिकल नहीं है लेकिन तरीका है, लर्न कर सकते हो उसको। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। तो एयर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड हवा में उड़ गया, उससे टेंशन मत ले। मेन तेरे को चाहिए था मेटल ऑक्साइड, वो तो बाय प्रोडक्ट है। मेरे को तो Zn के पीछे भागना है, रिफाइनिंग के लिए मुझे Zn चाहिए बेटा। ठीक है, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी भी मेरे पास रिफाइन नहीं हुआ ये, अभी भी ZnO है, ZnO यहाँ पे भी है। अब ZnO को कैसे रिफाइन करते हैं उसको देखें, आओ देखें। नहीं, रिफाइनिंग में तो जितने भी मेटल को अलग करते हैं उसे रिफाइनिंग बोलते हैं, खाली NaCl को अलग करने को रिफाइनिंग नहीं बोलते। हाँ, ये मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए एलिमेंट्स के लिए है, वो हाई रिएक्टिव के लिए था। उसका अलग है, इसका अलग है। अब इसके अंदर दो प्रोसेस में जाता है, वो सिंगल प्रोसेस में चला गया। कई बार तो प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती, फूंक मारो अलग हो जाता है, समझे। पानी में धो दे अलग हो जाता है, डिपेंड करता है वो रिएक्टिव कितना है। मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए दो रिएक्शन करने ही पड़ते हैं, एक तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्साइड मिलता है, फिर दूसरा जिसमें से ऑक्साइड को भी अलग कर देते हैं। आओ समझते हैं। अब जैसे मुझे ZnO में से Zn अलग करना है, ZnO को मैं कार्बन से रिएक्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा, Zn अलग हो जाएगा और साथ में, ठीक है, मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? क्या कर दिया, कार्बन से रिएक्ट करवा दिया। इसका मतलब ये नहीं हर जगह उठा के कार्बन से रिएक्ट करवा दोगे, कुछ कुछ कार्बन से रिएक्ट होते हैं, सारे के सारे रिएक्ट नहीं होते। यहाँ तक डन हो गया। बात ये है कि कौन कौन सर कार्बन से अपने ऑक्साइड को छोड़ देता है। आयरन, टिन, लेड, कॉपर। अगर ये अपने ऑक्साइड के साथ बैठे हैं, हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएं तो इनका कार्बन जो है, हमारा जो कार्बन है वो इनके ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा। इसे बोलते हैं रिडक्शन। पता है वाली बात? ये देख, यहाँ से ऑक्सीजन गायब हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और ये खुद क्यों हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पता है, तो इसने क्या करा, ZnO को रिड्यूस कर दिया। कार्बन ने क्या करा है, ZnO को रिड्यूस कर दिया। ऐसे ही आयरन के ऑक्साइड को, टिन के ऑक्साइड को, लेड के ऑक्साइड को, कॉपर के ऑक्साइड को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ आ रही है तो बताओ। और मेनली आयरन की अगर हम लोग बात करें तो Fe2O3 वाले को ये अच्छे से कर देता है। हाँ, नहीं इसको, हाँ कैसे, यहाँ तक डन है तो बताओ। अब हम बात करेंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की। लीस्ट रिएक्टिव मेटल तो और भी मजेदार है, मतलब ये भी इसमें से कुछ लीस्ट रिएक्टिव मेटल तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उनको अलग करना और भी इजी है। कैसे करते हैं, कॉपर भी है, ऐसे मर्क्यूरी भी तो है, मर्क्यूरी नीचे आता है। इन्होंने कॉपर और मर्क्यूरी दोनों का दिया हुआ है, आपने कुछ नहीं करना ज़्यादातर,
अगर मान लो कॉपर जो है आपका वो किस फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में आया है, ठीक है, जैसे ये तो कार्बोनेटेड फॉर्म में था, सल्फाइड फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब रोस्टिंग करेंगे। अगर कॉपर सल्फाइड आया है, कॉपर सल्फाइड, सल्फाइड आया मतलब रोस्टिंग करनी है उसकी। अब रोस्टिंग करने के लिए अगर स्ट्रांगली हीट करेगा और उसके बाद वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, तुझे फिर भी कुछ नहीं करना, फिर भी हीट करना बस, ठीक है। मतलब तुमने एक बार कढ़ाई चढ़ा दी तो हीट ही करना है, तुम्हें कॉपर ही मिलेगा, चाहे उसके अंदर वो 3 बार रिएक्शन करे या 10 बार रिएक्शन करे। लेकिन आप एज अ केमिस्ट आप इस बारे को थोड़ा सा समझोगे। मेरे पास क्या है, कॉपर का पढ़ोगे पहले, कॉपर है हमारे पास कॉपर सल्फाइड, इसके साथ हमने क्या करना है, रोस्टिंग। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो मुझे ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। अब रोस्टिंग के अंदर सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी बोलो, ये कौन सी बात है, कॉपर ऑक्साइड में। अच्छा यहाँ पे कॉपर जो है ना, ये कॉपर जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं पता है आप लोगों को? अच्छा आप देखो, मेरे पास कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, उसको अगर मुझे अलग करना है, सल्फाइड अलग करना है कॉपर के लिए, तो मैं उसको क्या करूँगा, रोस्टिंग करूँगा। मतलब रोस्टिंग क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड में हो जाएगा कन्वर्ट। बाय प्रोडक्ट में है यार वो, तो टेंशन ले रही है, होगा वहीं पे बाय प्रोडक्ट में है। लेकिन जो मेन प्रोग्राम है, क्या सारा का सारा एक ही सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या सारा का सारा एक ही सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले एक होगा फिर दूसरा होगा तीसरा होगा चौथा। अब होगा क्या इसके अंदर, जो पहले वाला कन्वर्ट हुआ ऑक्साइड में वो तो आ गया जी ऑक्साइड में, ये पड़ा, अब दूसरे वाला तो वहीं का वहीं है, तो पहले वाला जब दूसरे वाले के साथ फिर से स्ट्रांगली हीट होगा तो कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि ऑक्साइड आया तो फिर ऑक्साइड को कार्बन के साथ किसी और के साथ रिएक्ट करवाओ, मैक्सिमम ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं होना तो फिर हम कार्बन के साथ उसको रिड्यूस करवा देते हैं कॉपर पे। इज इट क्लियर टिल नाउ? ऐसे ही सेम एग्जैक्टली सेम हम लोग मर्क्यूरी के साथ करते हैं, इसके साथ करते हैं मर्क्यूरी के साथ करते हैं, ठीक है। ये मॉडरेटली रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव समझ आ गए, ठीक है। नहीं, इसके बाद क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं, कोरोजन। कोरोजन मतलब कि मेटल का खराब होना, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था थोड़ा सा, ठीक है, बस वही तो बता रहा हूँ। इसके बाद बात ये है कि कोरोजन होता कैसे है, ठीक है। कोरोजन के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एयर, एक वाटर। अगर मैं किसी भी मेटल सब्सटेंस को एकदम पानी में डुबो के रख दूँ और उसके साथ कुछ भी ना करूँ, कभी उसको हवा देखने भी ना दूँ, वो कभी खराब नहीं होगा। लेकिन उसको मैं करूँ आधा पानी में रखूँ आधा हवा में रखूँ, या कभी उसमें से हवा खाली कर दूँ कभी पानी खाली कर दूँ, मतलब पानी भर दूँगा हवा खाली हो जाएगी, हवा भर दूँगा तो पानी खाली हो जाएगा, ये बात समझ। और अगर ऐसा हो जाएगा तब उसके अंदर कोरोजन होना शुरू होगा। अलग मेटल है उसका कोरोजन अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कॉपर है ग्रीन हो जाता है, ठीक है, आयरन है ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंट मेटल है हमारे पास, उनका अलग अलग कलर हो जाता है। हमारे पास सिल्वर है, पेल येलो होता है, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाता है, डिफरेंट हमारे पास वो है। ये डिपेंड करता है वो कैसे खराब कर रहे हैं हम लोग। अच्छा अब खराब तो हो गया, लेकिन साइंस तो ठीक करना सिखाती है चीज़ों को। अगर ये खराब हो चुके हैं हम उसको ठीक कैसे करें, या जो खराब नहीं है उनको ठीक कैसे रखें। अगर मान ले जैसे हमारे वहाँ पे वो है जिसमें से आवाज़ आती है दरवाजे में से, तो उसमें हम लोग ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। मान ले मेरे पास ये आयरन की बार है, जिसपे ये फोन लगा हुआ है, आयरन बार है। अब आयरन की बार जो है उस पर क्या हो सकता था, कोरोजन हो सकता था, तो हमने ब्लैक पेंट करवा दिया। ऊपर देख, ऊपर भी है ना थोड़ा थोड़ा जंग लग रहा है, उसके लिए इसके ऊपर जिंक की कोटिंग हुई थी। जिंक की कोटिंग मतलब गैल्वेनाइजेशन, तो बचाने के प्रोसेस है, कलर कर दो, कोट कर दो, जिंक प्लेटिंग कर दो, क्रोमियम प्लेटिंग कर दो, ठीक है ना। कई लोग जिंक प्लेटिंग करते हैं, कहीं सिल्वर प्लेटिंग भी करवाते हैं, कहीं गोल्ड प्लेटिंग करवाते हैं, वरना सबसे सस्ता पेंट कर दो। अभी बात समझ, जैसे तुम्हारे घर में टैप होता है, ठीक है, वैसे तो टैप बना हुआ ब्रास से, ब्रास इज इटसेल्फ अ मिक्सचर, इटसेल्फ अ अलॉय, ठीक है, एक्सटर्नल अलॉय, तो वो खराब ऐसे नहीं होता इतनी दूर, फिर भी वो खराब होने के चांसेस होते हैं, ब्लैक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें हमारे टैप कैसी चाहिए होती है, एकदम शाइनी, तो उसके ऊपर हम क्रोमियम प्लेटिंग करवाते हैं। मतलब हम बोलते ही नहीं है उसको, लेकिन जो टैप आज मार्केट में आते हैं वो ऑलरेडी क्रोमियम प्लेटिंग के साथ आते हैं।
वो फिर 10 साल 15 साल 20 साल आराम से निकाल देते हैं। आई बात समझ? बोलो। अब इसके बाद क्या है? एलॉयज। एलॉयज होते क्या है? दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर। जैसे मैंने ब्रास का बताया, ब्रास के अंदर क्या होता है? कॉपर एंड टिन। ब्रास होता है, टिन होता है, जिंक होता है, जिंक होता है, ठीक है। कॉपर और जिंक जब हम लोग मिक्स करते हैं क्या बनता है? ब्रास बनता है। ऐसे ही आता है अमेलगम। यहाँ पे पेज नंबर 190 पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अमेलगम, अमेलगम वैसे जो होता है वो मर्क्यूरी का एलॉय होता है, और उस मर्क्यूरी के अंदर सिल्वर, टिन या जिंक आप मिक्स करते हो, अगर सिल्वर, टिन और जिंक इनमें से एक एक करके या इकट्ठा करके तो अमेलगम बनता है। क्या वो बनता है? अमेलगम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपसे पूछा जाता है, आप जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हो वो इटसेल्फ इज एन एलॉय, क्योंकि आप ओरिजिनल गोल्ड भी पहन नहीं सकते, वो बड़ा थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। हमारी बॉडी की हीट से, हमारे प्रेशर से वो खराब हो सकता है, तो उसके अंदर हम लोग कॉपर या सिल्वर डाल देते हैं, वो ओरिजिनल होता है, लेकिन उसको पहन नहीं सकता ना। वो 22 कैरेट गोल्ड हम लोग पहनते हैं, 18 कैरेट गोल्ड जो हम पहनते हैं। अगर डायमंड की कोई चीज़ पहननी है तो वो 16, 14 या 18 रहती है। 24 में तो आता है, उसको पहन नहीं सकते, ऑर्नामेंट्स नहीं होते उसके। ब्रास हो गया। ब्रोंज, आपने सुना होगा ब्रोंज होता है, कॉपर और टिन का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। ब्रोंज मेडल, यस। यहाँ तक क्लियरिटी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 190 इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज। क्या इसमें से एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर का मिलेगा। वी आर डन विद मेटल एंड नॉन मेटल।